तो मैट्रिक्स का डेवलपमेंट हम बताए थे पिछला दिन आपको कि अगर हिस्ट्री देखा जाए इसको कि आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए किया गया था, ठीक ना। किसको हल करने के लिए? रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। 10th क्लास में पढ़े थे आप, 10th क्लास में पढ़े थे ना। जैसे पढ़े थे आप 10th क्लास में, आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण था 10th क्लास में पढ़ना था आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसके बाद पढ़ना था दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक। दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण का स्ट्रक्चर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये ना होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्ट्रक्चर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप से। दो चर मतलब दो वेरिएबल, एक चर मतलब एक वेरिएबल। रैखिक मतलब घात उसका कितना होता था? एक होता था, ठीक। ये आपको क्लास 10 में मिला था पढ़ने के लिए। जैसे ए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से अगर एक्स और वाई का मान या एक्स का मान निकालना होगा खाली, एक्स का मान आसानी से निकल सकता है। एक्स का मान कितना मिलेगा यहाँ पे आपको? एक्स का मिलेगा एक्स इक्वल टू -4, और एक्स इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 दिया हो, तब इस टाइप का भी इक्वेशन का सोल्यूशन लोग आसानी से कर लेते थे। मगर इसी की जगह पे आप लोग दो चर वाला ना दे करके तीन चर वाला दे देगा, चार चर वाला दे देगा, तो समस्या होना लाजमी है कि नहीं? क्योंकि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण होता था, एक फिक्स वैल्यू निकालने के लिए दो ठो समीकरण को हल करना पड़ता था ना। 10th क्लास में पढ़े थे, दो समीकरण था ना पढ़ने के लिए आपको। जैसे आपको मिल जाता था एक 3x प्लस 2y इक्वल टू मान लीजिए कि 5 दिया हुआ है, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ये आपका पेयर कहलाता था। क्या कहलाता था? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हम लोग कहते थे। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म इसको कहते थे, ठीक ना। इस टाइप से इसको अभी सॉल्यूशन निकाल लेते थे, एक्स और वाई का मान इसमें निकल जाता था। मगर इसके बाद हमने बोला क्या कि अगर दे दिया जाए ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक, इस टाइप का अगर मान दे दे तो उसको निकालने में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। या इसके साथ और इक्वेशन दिया हो रहेगा आपको 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का इक्वेशन दे तो आपको समस्या होना लाजमी है। मतलब एक्स और वाई जेड का मान तो निकलेगा, मगर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। इसके लिए भी स्टार्टिंग में डेवलपमेंट आव्यूह का जो हुआ वो आपका बीजगणित से ही हुआ, ठीक ना। किससे हुआ? बीजगणित से। ऐसे भी कह सकते हैं कि बीजगणित में जो समीकरण होता था उसको हल करने के लिए आपका उपयोग किया गया किसको? आव्यूह का, ठीक। अगर इसके और आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये डिफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आव्यूह है क्या, ठीक। तो कभी कभी आप लोग स्कूल में जाते होंगे, या स्कूल में या कोई ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो रिसेप्शन पर सुंदर कन्या मिलती है, नहीं मिलती है? रिसेप्शन पर अधिकतर जब लड़की को ही रखा जाता है, उसके पीछे का रीजन कुछ है। रीजन है कि अट्रैक्शन, है ना। जैसे कोई कस्टमर आएगा तो नहीं भी, जैसे आप ही लोग हैं दुकान में, अगर सब्जी मंडी में सब्जी बिक रहा है, सब्जी खरीदना है, तो कोई अगर लड़की बेच रहे हैं सब्जी, तो उसके पास नहीं जाओगे, बगल में छोड़। अट्रैक्शन उसके प्रति जो, क्योंकि हार्मोन्स का रिलीवेंट को कोई रोक नहीं सकता है, वो हार्मोन्स का प्रभाव है। तो वहां पे रिसेप्शन पे हर एक जगह इसीलिए रखा जाता है अट्रैक्शन के लिए, है ना। तो वहां पे जो रिसेप्शन पर जाते हैं आप लोग, तो वहां पे एंट्री करता है, तो उसका काम क्या है? एंट्री करना, ठीक। आप आए हैं, उसके पास कॉलम रहता है बना हुआ, कितना बजे आप आए हैं, एक कॉलम में आपको आने का टाइम दे देगा, और एक कॉलम बोलता है आप साइन कर दीजिए कितना बजे आप आए हैं, ठीक। उसके बाद आपको अंदर जो जहाँ पे ऑफिस में आपको विजिट करना है, आप जाने देगा आपको। मतलब मेन आपको रिसेप्शन काउंटर से पास होके ही आपको जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक स्कूल है, या तो आप क्लास आते हैं, क्लास में दो लड़कन आया, ठीक, और दो लड़कन आया, एक का नाम मान लो कि राजू है, और एक का नाम क्या है? राजू है, महेश। एक का नाम राजू है, एक का नाम क्या है? राहुल है, ठीक ना। वो आया क्लास में, उसके पास पेन नहीं था, या तो पेन नहीं था और किताब ही नहीं था। कॉपी किताब खरीदने गया फिर वो, ठीक। तो कॉपी किताब खरीदने के लिए गया, तो राहुल जो है, इधर किताब इसको कर दें, और इधर क्या कर देते हैं हम कलम कर देते हैं इधर, है ना। ये क्या क्या, राजू जो है दो किताब खरीदा और एक कलम खरीदा, राहुल जो है तीन किताब खरीदा और दो कलम खरीदा, ठीक। मतलब कह सकते हैं जो संख्या का यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है, तो जो खरीदा इसी को अरेंजमेंट करके हम लोग अगर अभियोग के फॉर्म में लिखेंगे,
तो यहाँ पे अवयव के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 1 3 2, ठीक, 2 1 3 2। ये आपका अवयव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। हमने अवयव का लिखवाए भी थे, डिफिनेशन लिखवाए भी थे कि अवयव जो होता है किसी भी आंकड़ा या तो फलन, किसी भी फलन का या संख्या का आयताकार क्रम विन्यास होता है, लिखा हुआ मिलेगा आपको। अवयव किसी भी संख्या का या फलन का, इसके अंदर फलन भी हो सकता है, डिफिनिट संख्या ही जरूरी नहीं है, संख्या या फलन का आयताकार क्रम विन्यास होता है आपका अवयव। ऐसा पढ़े थे ना हम लोग, ठीक। तो ऐसे अगर इसमें और कोई आ जाएगा, मान लो कि सीता भी इसके साथ आ गई, ठीक, सीता आई 4 किताब खरीदी, ठीक, आई 3 कलम खरीदी, तो इसके साथ 4 और 3 भी आपका शामिल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका अवयव हो गया। क्या हो गया आपका अवयव। तो जो डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा को आयताकार क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, ठीक। अब इस अवयव के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे लिखा हुआ भी आपको लिखे है ना कि अवयव एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है, ठीक। यह आयताकार रचना लघु कोष्ठक, इसको ध्यान में रखना है जब भी लिखना जाता है तो क्या या तो लघु कोष्ठक में लिखिए, या तो दोहरा दंड, या तो दोहरा दंड, या दीर्घ कोष्ठक, बड़ी ब्रैकेट, जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं ना, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ा कोष्ठक। जनरली आपको बुक में जो दिखेगा लिखा हुआ दिखेगा ना, तब बड़ा वाला कोष्ठक ही लिखा हुआ दिखता है, बुक में लिखा हुआ दिखेगा तो बड़ा वाला क्या दिखता है, कोष्ठक। मतलब कह सकते हैं कि अब अवयव को जब भी हम लोग लिखते हैं तब बड़ा वाला कोष्ठक के अंदर में ही लिखते हैं। हम बोले कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक ना, फलन मतलब मैथमेटिक्स जो भी फलन है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान चलिए एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, 1 2 3 6 4 2, ये भी आपका अवयव हो सकता है, ठीक, क्योंकि कोई भी फलन और कोई भी संख्या को लिख सकते हैं अवयव के अंदर में। बात समझ में आया इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अवयव का डेवलपमेंट हुआ था कैसे, बीजगणितीय समीकरण को हल करने के लिए, ठीक। यह क्या है, आयताकार संख्याओं का या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक। आगे देखिए अगला जो आपका दिया हुआ है स्लाइड, उसमें आपको लिखा हुआ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है ना, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम ये समझिए पहले कि आखिर अरेंज करते हैं तो उसके बारे में कुछ और पॉइंट उसको समझ लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए ये चीज याद रखना है आपको कि जब भी अवयव को लिखा जाता है, अवयव को बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, अवयव को बड़ा अक्षर, किसका बड़ा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक, किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक। और अवयव लिखना है तो अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए बी सी डी ई जेड तक, ठीक। मतलब जब भी डिनोट करें कोई अवयव को तो बड़ा अक्षर से सूचित करते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक। एक अवयव लिख रहे हैं हम, ए बराबर लिख दिए 2 4 1 3 4 2 1 6 3, ठीक। अब देखिए जो बड़ा, जो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी संख्या या जो वो कोई भी फलन लिखे हैं उसको अवयव का अवयव कहा जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर में है। जैसे देखिए आप ही लोग हैं अभी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक, आपका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है कि नहीं है, आप लोग का भी एक अरेंजमेंट है, आप सब एक कोई रो में बैठा हुआ है, एक रो भी बनता है और कॉलम भी बनता है, ठीक। और रो और कॉलम बनाने के लिए बाहर में दीवार है, नहीं दीवार है, तो दीवार का काम कौन कर रहा है, ब्रैकेट, ठीक। ये दीवार है, इससे बाहर नहीं लिखना है, जब बैठिएगा तो दीवार के अंदर ही बैठिएगा, ठीक। अब बैठिए कैसे, या तो रो के एलोंग या तो कॉलम के एलोंग। तो यहाँ भी वही चीज है, एक पंक्ति और क्या होता है इसमें, स्तंभ होता है। दो चीज समझना है, पंक्ति और स्तंभ, ठीक। तो पंक्ति किसको कहते हैं और स्तंभ किसको कहते हैं, इसको समझना है, ठीक। तो जो आपका इस टाइप का लाइन दिखता है क्षैतिज रेखा, ठीक, क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, उदग रेखा को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, ठीक। अब क्षैतिज की बात करते हैं तो हम लोग देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, ठीक। ये क्या कहलाएगा आपको, क्षैतिज, क्षैतिज है नहीं, तो ये क्षैतिज है क्या कहलाएगा आपको, पंक्ति कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पंक्ति। तो इसमें कितना पंक्ति दिख रहा है आपको, 3 पंक्ति दिख रहा है, कितना पंक्ति दिख रहा है, इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे, आर से, किससे, पंक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है रो, और रो को सूचित किससे किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको R1 कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, R3 कह सकते हैं, ठीक। मतलब क्षैतिज रेखा को हम क्या बोले कि ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना नहीं, इमेजिनरी ड्रॉ करना है जो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक। इसके ले लूंगा बता सकते हैं कि इसमें पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है। तो ऐसे रेखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति, और ऐसे रेखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। बात समझ में आया। अब इसको ऐसे लाइन में खींच के देख सकते हैं आप देखिए ये जो दिख रहा है ऐसे ना,
ठीक, अब देखिए येलो वाला जो लाइन दिख रहा होगा आपको, येलो वाला लाइन पंक्ति को बता रहा है, अब ब्लू वाला लाइन जो किसको बता रहा है, स्तंभ को बता रहा है। येलो वाला लाइन किसको, पंक्ति को, ब्लू वाला लाइन किसको, स्तंभ को। ठीक, तो इसमें स्तंभ कितना, स्तंभ कितना, स्तंभ को किससे सूचित करते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, कॉलन कहा जाता है। इसको सूचित किससे करते हैं, सी से सूचित करते हैं। इसमें C1, C2 और C3। ठीक, तो यहाँ बात समझ में आया इतना, देखिए कितना पंक्ति कितना स्तंभ, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो यहाँ से एक चीज ये भी समझ में आना चाहिए आपको, या समझ में आ गया होगा कि कोई भी आव्यूह का जो अवयव होता है वह पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखा हुआ होता है। ठीक, उसका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंज किया हुआ रहता है अवयव, वो पंक्ति और स्तंभ के रूप में अरेंज किया हुआ रहता है। ठीक, मतलब जब भी अभी जैसे अभी शादी वादी में जाते हो, नहीं तो खाने के लिए बैठाता है, तो खाने के लिए पंक्ति और स्तंभ के रूप में बैठाता है। उससे अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, स्कूल में पढ़ने जाते थे, अब तो बहुत कम जाते होंगे। ठीक, तो उस समय आपको देखे होंगे स्कूल में जो प्रे होता था, ठीक ना, सबसे फर्स्ट प्रोसेस यही ना होता था। ठीक, मन को शांत करने के लिए प्रार्थना करवाया जाता था, ठीक ना, ताकि मन विचलित नहीं हो। अब प्रार्थना नहीं होता था ना, आप लोगों का मन विचलित होता है। ठीक, इस चलते प्रार्थना करना चाहिए, ठीक ना। तो प्रार्थना करवाया जाता, वहां पे पंक्ति और स्तंभ के रूप में अरेंज किया रहता था, क्यों रहता कि नहीं क्यों रहता था। ठीक, वही चीज यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो ये बात समझ में आया, जो ऐसे रेखा जितना, ये ऐसे जितना अवयव आएगा, देखो इस लाइन में जितना अवयव आया वो पहला पंक्ति का अवयव हो गया, इस लाइन में जितना अवयव आया वो दूसरा पंक्ति का अवयव हो गया, इस लाइन में जितना अवयव आया वो तीसरा पंक्ति का अवयव हो गया। बात समझ में आया इतना। ठीक, अब ऐसे रेखा जो रहेगा खड़ा हुआ रेखा, उसको लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। ठीक, तो इस लाइन में जो भी आया वो पहला स्तंभ का, इसमें दूसरा स्तंभ का, इसमें तीसरा स्तंभ का। ठीक, ये बात समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें कुछ और पढ़ना वाला बात है। अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है ए, तो उसके अवयव को सूचित किया जाता है स्मॉल लेटर से। ठीक ना, देखिए आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, पहले उसको देख लेते हैं ना। देखिए लिखे हैं ना कि यदि m संख्या और यदि mn संख्या है, mn संख्या मतलब कुल अवयव की संख्या mn है, तो m पंक्ति और n स्तंभ में है, m पंक्ति और n स्तंभ में व्यवस्थित करने पर आयताकार सारणी प्राप्त होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। m इंटू एन, m इंटू एन इसका क्रम या कोटि कहलाता है। m इंटू एन इसका क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का एक समुच्चय मात्र होता है, आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, आव्यूह का सारणिक की तरह कोई फिक्स मान नहीं होता है। ठीक, जैसे सारणिक आप लोग पढ़िए तो सारणिक का एक फिक्स कांस्टेंट मान रहता है, मगर आव्यूह में कोई फिक्स मान नहीं होता है। ठीक ना, आव्यूह में जैसे मान के चलिए अभी लिखे आव्यूह ए का मान, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है 3 4 5 1 2 3, ये फिक्स मान है, बहुत सा मान इसमें है ना। तो आव्यूह का कोई फिक्स मान नहीं होता है, जैसा कि सारणिक में एक फिक्स मान होता था। बात समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, या कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन्हें उस आव्यूह का क्या कहते हैं हम लोग, अवयव कहते हैं। अभी बताया इस चीज को कि जिस अवयव से कोई आव्यूह निर्मित होगा जिस संख्या से, वह उसका क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका अवयव कहलाएगा। उसके बाद लिखा हुआ आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर सूचित करते हैं, और उसके अवयव को इनके संगत छोटे अक्षरों के साथ द्विअनुलग्न, इसको मतलब समझाते हैं, लगाकर आव्यूह के अवयवों को निरूपित किया जाता है। ठीक, इसमें जो पहला अनुलग्न होगा वो आपको पंक्ति को बताएगा, और दूसरा अनुलग्न जो होगा वो स्तंभ को बताएगा। ठीक, 2 अनुलग्न लगा करके निरूपित किया जाता है किसको, अवयव को। ठीक, पहला अनुलग्न आपको पंक्ति को बताता है, दूसरा अनुलग्न किसको बताएगा, स्तंभ को बताएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि आखिर अनुलग्न क्या होता है। ठीक ना, जैसे आप कुछ एग्जाम्पल आप लोग से हम पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। एक आव्यूह लिख दिए a इक्वल टू 1 2 3 4 8 9 और 1 2 5। ठीक है, हम पूछेंगे इसमें कि एक इसमें 1 का जो पोजीशन क्या है, 1 को डिनोट करना है, 1 को तो डिनोट किससे करेंगे, ये तो समझ में आ रहा है पहला पंक्ति का है और पहला स्तंभ का है। इसको पोजीशन बताने के लिए दोनों पर डिपेंड रहना है, स्तंभ पर भी और पंक्ति पर भी। और खाली स्तंभ का स्थान बता देंगे तभी गड़बड़ है, और खाली पंक्ति का भी स्थान बता देंगे तभी गड़बड़ है ना, क्योंकि फिक्स नहीं हो पाएगा। और हम इसको बोल दे कि A1 का मान दिया हुआ है 1, A1 मतलब पहला पंक्ति। ठीक, पहला पंक्ति में खाली 1 नहीं ना है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 1 ही क्यों लिख सकते हैं।
और पहला स्तंभ की बात भी करता है तब भी 141 इससे पहला स्तंभ में अवयव है। ठीक, इसलिए दो अनुलग्न, पहला अनुलग्न और दूसरा अनुलग्न, ठीक, लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे भी लिखे ना कि अगर बड़ा वाला ए इसका मैट्रिक्स है, इसका अवयव को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। मैट्रिक्स अगर कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है तो इसका अवयव को स्मॉल ए से, और कैपिटल बी से डिनोट किया हुआ है स्मॉल बी से डिनोट करेंगे अवयव को। बात समझ में आए यहाँ पे? ठीक, तो यहाँ पे अगर कहीं लिखा हुआ है ए आई जे, ठीक ना, इस चीज को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा फैक्ट है ये। अगर लिखा हुआ है ए आई जे, ठीक, तो इसका मतलब इस अवयव को डिनोट कर रहा है। ए आई जे किसी अवयव के पोजीशन को बता रहा है। अब किस अवयव के पोजीशन को बता रहा है उसको समझना है। अगर आई लिखा हुआ है तो ये बता रहा है आईवीं पंक्ति को बता रहा है। किसको बता रहा है? आईवीं पंक्ति को बता रहा है। और जे लिखा हुआ तो जेवा स्तंभ को बता रहा है ना, जेवा स्तंभ को बता रहा है। मतलब आई पंक्ति को डिनोट करता है और जे किसको डिनोट करता है? ठीक, तो पहला अनुलग्न बताएगा पंक्ति और दूसरा अनुलग्न बताएगा स्तंभ। बात समझ में आया तक? ठीक, अब इसका पोजीशन आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक, अगर इसका पोजीशन बताना है तो ये 1 1 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? पहला पंक्ति पहला स्तंभ। इसका पोजीशन लिखना है आपको तो A12 लिखाएगा, लिखाएगा ना A12, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो A12 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका पोजीशन लिखना तो बताइए। पहले देखिए कौन सा पंक्ति में है। ठीक, तो किस पंक्ति में है? ये दूसरा पंक्ति में है। कौन सा पंक्ति में है? और कौन सा स्तंभ में है? तीसरा स्तंभ में। तो 8 2 3 न हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 9। तो पोजीशन बता देंगे अवयव का। ठीक, तो सब हमने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा आव्यूह किसको कहते हैं, आव्यूह का इंट्रोडक्शन समझे। उसके बाद आव्यूह का अवयव बताया कि जितना भी अवयव जो बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर मौजूद रहेगा, संख्या या फलन, वह संख्या या फलन उस आव्यूह का अवयव कहलाएगा। ठीक, जो उसके अंदर में मौजूद रहेगा, जो संख्या के रूप में हो या तो यानी फंक्शन कुछ भी हो, वह उसका क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आया? ठीक, क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति। उदग रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक, क्षैतिज रेखा को पंक्ति, उदग रेखा को स्तंभ। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन आपको देंगे उसके पहले आव्यूह का कोटि पढ़ना। क्या पढ़ना है? आव्यूह का कोटि पढ़ना है। ठीक ना? ठीक, आव्यूह का कोटि किसको बोलेंगे? ठीक, यदि कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक, यदि कोई आव्यूह लिख रहे हैं उसमें एम पंक्ति है, अगर ए आव्यूह में पंक्ति की संख्या कितना दिया हुआ है? पंक्ति की संख्या दिया हुआ है एम, और स्तंभ की संख्या कितना दिया हुआ है? स्तंभ की संख्या दिया हुआ है एन। स्तंभ की संख्या कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। तो एम इंटू एन को उसका कोटि कहेंगे। कोटि क्या हो जाएगा इसका? कोटि हो जाएगा एम इंटू एन। कोटि को क्रम भी कहा जाता है, कोटि को क्रम भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्रम लिखा हुआ देखिएगा। कोटि को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर मतलब क्रम, कोटि। बात समझ में आया यहाँ पे? ठीक, तो कोई आव्यूह लिखा हुआ रहेगा उससे पहले पंक्ति की संख्या लिखना है, उसके बाद स्तंभ की संख्या को लिखना है, वही उसका कोटि का निर्धारण करता है। बात समझ में आया? या तो ऐसे भी कह सकते हैं, कोटि के निर्धारण के साथ हम लोग आव्यूह का भी रचना कर सकते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन दे रहे उसका हम लोग बताइएगा आप लोग। ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 4 5 6 4 2 1 1 3। ठीक, इसका कोटि कितना है? तो पहले काउंट कर लीजिए। ठीक ना? ठीक, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये देखो एक रो में है, ये दूसरा रो में है, ये तीसरा रो में है। तो पंक्ति के गो? R1 R2 R3। ठीक, अब इधर की ओर आते हैं। के गो पंक्ति? 3 गो। स्तंभ के गो? 3 गो, C1 C2 और C3। स्तंभ भी 3 गो, पंक्ति भी 3 गो। तो कोटि इसका क्या हो जाएगा? कोटि कितना हो जाएगा इसका? कोटि हो जाएगा 3 इंटू 3। बात समझ में यहाँ तक? ठीक, और भी कुछ दे क्वेश्चन, इसको बताइएगा आप लोग। 3 4 5, इसमें कितना ऑर्डर हो जाएगा? ऑर्डर कितना होगा इसका? 1 इंटू 3। ठीक, कैसे? देखिए एक पंक्ति में आ गया। ठीक, इसका अगर स्तंभ हम लोग काउंट करेंगे तो स्तंभ कितना हो जाएगा? पहला स्तंभ एक स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। तब बताइए, पहले पंक्ति ना लिखते हैं? कोटि लिखने के लिए क्या लिखते हैं? पहले पंक्ति, उसके बाद क्या लिखते हैं? स्तंभ लिखते हैं। ठीक, तब पंक्ति कितना?
एक स्तंभ कितना, तो कोटि क्या हो जाएगा इसका, तो कोटि को इसके नीचे कॉर्नर पर लिख दिया जाता है 1 × 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, ये बात समझ में आया है ना। अब हम कोटि देंगे और कोटि से आपको लिखना रहेगा अवयव, ठीक ना। अब हम पहले कोटि दे देते हैं और कोटि से क्या लिखना है आपको, अवयव लिखना है। ठीक, कोटि दिया हुआ है आपका 3/2, कोटि कितना दिया हुआ है 3/2। हम बोलेंगे अवयव ए की रचना करें, अवयव ए की रचना करें, ठीक ना। अब हम क्या बोले अभी आपको कि जब भी अवयव लिखना है तो बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। अवयव लिखना है तो कैसे लिखना है, या तो बड़ा ब्रैकेट या तो स्मॉल ब्रैकेट या तो दोहरा दंड। फेमस यही है, प्रचलित यही ना है, तब प्रचलित जो है उसी को लिख लेते हैं। तब क्या लिखे हैं हम, बड़ा वाला ब्रैकेट लिखे, क्या लिखे हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लिखे हैं। बात समझ में आया यहाँ पे। अब हम क्या बोले कि जब यहाँ कैपिटल लेटर ए है तो स्मॉल लेटर लिख देते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट को किससे लिख देंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक, तो 3/2 ये माइंड में याद रखना है कि 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो पहला पंक्ति हो गया, ठीक, आई पहला स्तंभ हो गया, ठीक ना। पहला पंक्ति और क्या, पहला स्तंभ। ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया, तो स्तंभ 2 ही लिखना है। अब इससे ज्यादा नहीं लिखना है, तब स्तंभ नहीं लिखना है, तो ये घर बंद हो गया है ना। अब देखिए दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पे दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ से ज्यादा नहीं जाना है। अब फिर पंक्ति बढ़ाना है, पंक्ति कहां तक जाना है, तो ये देखिए तीसरा पंक्ति और केमा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और केमा स्तंभ। देखिए ऑर्डर जो दिया हुआ रहेगा ना वो लास्ट वाले एलिमेंट से मैच करते रहेगा, मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया हुआ था 3/2 का। तो अवयव का रचना करने के लिए सीख जाइएगा ना। ठीक, अगर हम कुछ और दे दे एग्जाम्पल, ठीक ना, अभी ऑर्डर दे दे आपको कि ऑर्डर 4/3 का लिखना है। कितना लिखना है, 4/3 कोटि दिया हुआ है आपका, ठीक ना। कोटि दिया हुआ कितना, 4/3 दिया हुआ है। ठीक तो आपको समझ में आना चाहिए कि रो कितना इसमें होगा, पंक्ति कितना, स्तंभ कितना, 3। मतलब 4 पंक्ति लिखना और स्तंभ कितना लिखना है, 3 लिखना है। ठीक, ए बराबर दिया हुआ है तो इसका अवयव क्या हो जाएगा, पहले A11, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, अब इससे ज्यादा नहीं ना, 3 स्तंभ बोल रहा था ना, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ तक हो गया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति, ठीक ना, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति। ठीक, अब पंक्ति कहां तक भी आ रहा है आपका, चौथा तक ना। तो चौथा पंक्ति, चौथा पंक्ति, चौथा पंक्ति। बात समझ में आया। हाँ, और जो कोटि क्या दिया था 4/3, तब 4 मैच किया ना। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब कोटि दिया हो रहेगा तो अभी लिख सकते हैं ना आसानी से। ठीक, अब इसके साथ अगर इक्वेशन दे दिया रहे, ठीक ना, दे दिया रहेगा कि एक अवयव का रचना करे हाँ, एक अवयव की रचना कीजिए रचना करें जिसका कोटि 3/2 है, तथा कंडीशन दे दिया हुआ है आपको Aij = I + j/2। मतलब Aij का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, आपको बनाना है अवयव, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अवयव का स्ट्रक्चर लिख लेना है। ठीक, उसके बाद सारा एलिमेंट का अलग अलग मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना, कोटि को ध्यान में रखना है। कोटि कितना दिया है आपको, 3/2 दिया है। कोटि कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। ठीक ना, तो कितना पंक्ति, स्तंभ कितना। ठीक, स्टार्ट किए, पहला पंक्ति पहला पंक्ति। ठीक, और जाना है आगे। अब देखिए फिर से यहां से स्टार्ट कीजिए, दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति। अब आगे ना फिर लिखेंगे तीसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। बात समझ में आया यहाँ पे। ठीक, इस 3/2 का रेडी हो गया ना यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब टोटल एलिमेंट का अलग अलग मान निकाल दीजिए, जो दिया हुआ वैल्यू उसके अकॉर्डिंग। ठीक, आपका Aij का मान दिया हुआ है कितना, I + j/2। तो सबसे पहले आप मान निकाल लीजिए A11 का, किसका, A11 का। देखिए I का मान कितना दिया है, J का मान कितना दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/, तो 2/2 कितना आ जाएगा। अब देखिए A12 का मान कितना दिया है, I का मान J का मान 1 + 2/, कितना आ जाएगा 3/। अब देखिए उसके बाद निकालना A21 का मान, किसका,
A21, I का मान कितना, J का मान कितना, 2 प्लस 1/, तो 3/2, ठीक है। अब A21 का मान निकल गया ना, अब किसका मान निकालना है, A22 का, I का मान कितना दिया है, J का मान कितना दिया है, तो 2 प्लस 2/, तो 4/2 कितना आएगा, ठीक, 2 का निकल गया ना। अब किसका निकालना है, 3/1 का, किसका निकालना है, 3/1 का, ठीक। A31 का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1/, तो 4/2 इक्वल टू कितना, उसके बाद निकालना A32 का मान, A32 का, I का मान कितना, J का मान कितना, तो कितना आ जाएगा 5/2। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब जो मान निकाले हैं यहाँ पे उसके जगह पे रख दीजिए, है ना। तो अब यू A का मान कितना हो जाएगा, A11 का मान कितना दिया है आपका, 1 दिया है। A12 का मान कितना दिया है, 3/2। A21 का मान कितना दिया है, 3/2। A22 का मान कितना दिया है, 2 ना। अब बताइए A31 का मान कितना दिया है, 2। A32 का मान कितना दिया है, अब यू बन गया, कोई दिक्कत, कोटि कितना है इसका, 3/2 है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आबयू लिखने के लिए समझ में आ जाएगा, आबयू का कोटि समझ में आया, ठीक। आबयू में अवयव की संख्या अगर पूछेगा आपसे, इसमें आबयू में अवयव की संख्या कितना है, एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको ऐड कर रहे हैं, इसमें आबयू में अवयव की संख्या कितना है, इसमें अवयव की संख्या पूछ रहे हैं आपसे, है ना। अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या गुना कर देना है, ठीक। पंक्ति की संख्या कितना, स्तंभ की संख्या कितना, तो 3 गुना 2 बराबर, तो अवयव कितना हो जाएगा, इसमें 6 अवयव हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब कभी कभी पूछता है आपसे ओ बाबू क्या दिक्कत हो रहा है? समस्या हो तो पूछो, ठीक ना। अब देखिए दिया हो रहता है, कभी कभी अवयव की संख्या दे दिया हो रहता है, ठीक। अब अवयव की संख्या दे दिया हुआ रहता है, अब आपसे पूछता किसका संख्या है, कोटि पूछेगा, कितना संभव और कोटि हो सकता है, ठीक ना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, पहले क्या करना, कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जाके एक्सरसाइज बनाइएगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज उसका सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक ना। सोल्यूशन बता देंगे, एक्सरसाइज इसका कंप्लीट हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस बुक आपका है उससे क्वेश्चन सोल्व कीजिए फिर, ठीक ना। अगला देखिए दिया हो रहता है आपको, कोटि दिया हुआ रहता है, कोटि नहीं अवयव दिया हुआ रहेगा, ठीक। हम बोलेंगे अवयव की संख्या कितना है, अवयव की संख्या 6 नहीं 6 मान ले, ठीक है। आप लोग बोले तो अवयव की संख्या कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक। तो अवयव की संख्या 6 है, हम बोलेंगे संभव कोटि कितना है, ठीक। संभव कोटि कितना है, ठीक ना। मतलब m/n का मान पूछ रहा है, ठीक। किसका मान पूछ रहा है, m/n का, ठीक। अभी समय है, पढ़ लीजिए, ठीक ना। हमको डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं ना है, आपको सब समझ में तो आने सबको आता नहीं होगा, है ना। क्लास में हल्ला करने का 2 रीजन होता है बच्चा का, या तो उसको सब समझ में आता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक। तो सब समझ में आने वाली श्रेणी में तो है नहीं, तो कुछ नहीं समझ वाला श्रेणी में होंगे, ठीक ना। अपना समय बर्बाद करो, साथ में माँ बाप का समय बर्बाद कर रहे हो, माँ बाप को धोखा दे रहे हो, हमको धोखा दे ही रहे हो, गजब तरीका है, ठीक। तो संभव कोटि पूछ रहा है, जितना पंक्ति की संख्या कितना मानते हैं हम लोग, m मानते हैं, स्तंभ की संख्या क्या मानते हैं, n मानते हैं, क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या का जितना फैक्टर बन सकता है उतना ही कोटि बन सकता है, ठीक ना। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा, 1 × 6 का, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, फिर तीसरा क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, तो संभव कोटि कितना हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा संभव, मतलब टोटल 4 कोटि बन सकता है इसका, ठीक। कब, जब अवयव 6 गो रहेगा तब। अवयव की संख्या और बढ़ाएंगे तो कोटि की संख्या भी आपका बढ़ेगा, ठीक ना। अगर अवयव की संख्या बढ़ाते हैं, ठीक ना, अवयव की संख्या हम कर देते हैं कितना अवयव का, बताइए आप लोग बोलिए, 12, ठीक है, ठीक। और कोटि निकालना है तो कोटि कितना हो जाएगा, 1 × 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, फिर 6 गुना, 12 गुना, यही ना होगा। तो गिन लीजिए कितना होगा, 2 2 4 और 6, तो कुल कितना कोटि, 6 कोटि। बात समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। अब अवयव का अवयव का प्रकार पढ़ना है, ठीक ना। क्या पढ़ना अभी आपको, अब अवयव का प्रकार पढ़ना है, ठीक। देखिए लिखा हुआ नोट पॉइंट में, अवयव का क्रम लिखते समय पहले सदैव पंक्तियों की संख्या, इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। अभी ऐसी सारा चीज बताया ना कि पहले किसको,
पंक्ति को, उसके बाद किसको, स्तंभ को। तो पहले क्या आएगा आपका, पंक्ति, तब क्या आएगा, स्तंभ। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखा, यदि किसी अवयव का क्रम यदि किसी अवयव का क्रम है तो उस अवयव में पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या क्या होगा, क्रम। जब m/n क्रम है, छूट गया यहाँ पे, क्या लिखा हुआ रहेगा, यदि किसी अवयव का क्रम m/n है, क्रम क्या है, m/n है, तो उस अवयव में पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या क्या होगा, n होगा। जैसे कोटि अगर लिख दिए हम कि 4/3 कोटि है, तो इससे पंक्ति कितना, स्तंभ कितना, 3। ठीक, उसके बाद अगला दिया हो, अवयव में पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है, इस सारणिक में जरूरी था कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता था, मगर अवयव में जरूरी नहीं। अवयव में आपका पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या अलग अलग रह सकता है, बराबर भी रह सकता है, मगर कंडीशन जरूरी नहीं कि बराबर ही होना चाहिए। मगर सारणिक जब पढ़ेंगे तो सारणिक में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए, पर अवयव के लिए ऐसा शर्त नहीं है। उसके बाद फिर याद रखिएगा, अवयव किसी अवयव में पंक्ति की संख्या m और स्तंभ की संख्या क्या है, n है, उस अवयव में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या बराबर m × n। अभी ना बताएं कि अगर पंक्ति की संख्या दिया हुआ है और स्तंभ की संख्या दिया हुआ है, तो उस अवयव में कितना अवयव है उसको निकालने के लिए पंक्ति की संख्या को स्तंभ की संख्या से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अब अवयव का प्रकार। ठीक ना, क्या पढ़ना है, अवयव का प्रकार पढ़ना है। सबसे पहला दिया हुआ है सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है, सिंगलटन मैट्रिक्स को एकल अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एकल अवयव भी कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं एकल अवयव। क्या कहते हैं, एकल अवयव कहते हैं। ठीक ना, अब ये बात को समझना कि आखिर एकल अवयव कहते किसको हैं। ठीक, जब कोई अवयव लिखेंगे उस अवयव में केवल एक ही अवयव हो, अवयव में केवल एक अवयव हो, तो उसको हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स या तो एकल अवयव कहते हैं। केवल एक अवयव तो क्या कहलाएगा आपको, एकल अवयव कहलाएगा। बात समझ में आया, जिस अवयव में केवल एक ही अवयव हो तो एकल अवयव या तो सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे उसको। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लिख के दे रहे हैं आपको, अगर लिखा हुआ है a = aij, ठीक, यहाँ पे लिख दिए a1 गुना कितना, 1, मतलब एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है तो एक ही अवयव होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे a = एग्जांपल लिख दिए आपको 5, क्या लिख दिए 5। ऐसे भी लिख सकते हैं a = 3, तो कैसा अवयव है आपका, एकल अवयव। क्या है आपका, एकल अवयव है। बात समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद लिखना है आपको शून्य अवयव। क्या लिखना है, शून्य अवयव। देखिए लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स जिसके सभी तत्व शून्य है। तत्व मतलब अवयव होता है, तत्व मतलब क्या होता है, अवयव। अवयव मतलब सदस्य, अवयव मतलब क्या होता है, सदस्य होता है। ठीक, अवयव मतलब क्या होता है, सदस्य। जिसका सभी सदस्य शून्य हो, जिसका सभी सदस्य क्या हो, शून्य, उसको कैसा अवयव कहेंगे हम लोग, शून्य अवयव। आप लिख दीजिए कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, मगर उसका अवयव आपका सब शून्य लिखना है, 0 0। क्या आपका हो जाएगा, ये शून्य अवयव है। क्या है, शून्य अवयव है। ठीक, और भी एग्जांपल लिख लीजिए, a = दिया हुआ है 0 0 0 0 0 0, कौन सा अवयव। ठीक, तो प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसको शून्य अवयव कहते हैं। जिस अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य, उसको कैसा अवयव, शून्य अवयव। बात समझ में आया तक। ठीक, अब कोटि कुछ भी हो सकता है, कोटि पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक ना, कोटि पर यहाँ पे डिपेंड जब रहेगा वैसा चीज हम खुद बता देंगे आपको। ठीक, कोई भी कोटि का अवयव होगा, अगर प्रत्येक अवयव उसका शून्य होगा तो उसको शून्य अवयव कहते हैं। ठीक, बात समझ में यहाँ पे। मगर जब एकल अवयव है एकल अवयव हो तो उसको तो डिफिनिट है, उसका कोटि 1/1 ही ना होगा, क्योंकि एक ही अवयव रहबे करेगा। ठीक, एकल अवयव में एक ही अवयव रहेगा, तो उसका आपको ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है कि एकल अवयव का कोटि क्या होता है। ठीक, तो एकल अवयव का कोटि क्या होगा, 1/1, क्योंकि एक ही आदमी है तो उसको 2 पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं नहीं, उसको 2 स्तंभ में खड़ा कर सकते हैं। तो एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में ना खड़ा होगा तो उसका कोटि क्या हो जाएगा, 1/1 का हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अगला दिया हुआ फिर आपको पंक्ति मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है, पंक्ति मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो और कितनी भी संख्या में कॉलम हो। कोई ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, पंक्ति की संख्या 1 हो और स्तंभ की संख्या अनगिनत हो सकता है, उसमें स्तंभ की संख्या के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तब उस प्रकार के अवयव को हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक, जब पंक्ति की संख्या 1 हो और स्तंभ की संख्या अनेक हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल अगर इसको देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एक पंक्ति मैट्रिक्स को 1/n के रूप में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है,
देखिए एग्जाम्पल इसका लिख रहे हैं, a इक्वल टू 1 2 3, ठीक। इसमें कितना पंक्ति है, पंक्ति कितना इसमें टोटल है, एक पंक्ति। टोटल कितना पंक्ति है, देखिए एक ही पंक्ति ना है, स्तंभ इसमें ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, क्या वो स्तंभ, 1 2 और कितना 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर इसका कोटि लिखने के लिए रहेगा तो कोटि क्या हो जाएगा, इसका 1/3 होगा, ठीक। और भी इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, 4 6 7 8, 4 6 7 8। तो पंक्ति कितना इसमें, स्तंभ कितना, तो कोटि क्या हो जाएगा 1/4। कोटि कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पंक्ति की संख्या इसमें फिक्स है, की संख्या फिक्स है ना, स्तंभ की संख्या फिक्स नहीं ना है। स्तंभ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला दिया हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स के जैसा ही है, ठीक ना। ठीक ना, पंक्ति मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों सेम है, ठीक ना। पंक्ति मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों सेम इस बेस में है क्योंकि पंक्ति मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति, और जब कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। ठीक ना। कॉलम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो स्तंभ आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होगा। स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या एक होगा और पंक्ति की संख्या अनेक हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे 1 2 और कितना, स्तंभ कितना इसमें है, एक ही स्तंभ है ना। पंक्ति कितना है, 1/, कितना हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है क्षैतिज मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है, क्षैतिज मैट्रिक्स। तो क्षैतिज मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ठीक। सारा चीज आपको ऑर्डर पर ही डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पर ही डिपेंड करेगा। अगर इसमें क्षैतिज मतलब दिया हुआ रहेगा तो क्षैतिज क्रम कहते किसको, इसको समझिए। क्षैतिज इस लाइन वाला को ना कहते थे, ठीक। क्षैतिज इस लाइन वाला को कहते हैं, स्तंभ इसको कहते हैं, ठीक ना। क्षैतिज इस लाइन वाला को और स्तंभ इस लाइन वाला को कहते हैं, ठीक। अगर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। इस मैट्रिक्स में कुछ आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है, देख के बताइए हमको। क्या दिख रहा है, हैं? तो सबको दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है खास उसमें, हाँ अभी पकड़ में आया। इसमें स्तंभ की संख्या क्या है, ज्यादा है, पंक्ति की संख्या कम है, ठीक ना। क्या है आपका, स्तंभ की संख्या ज्यादा है और पंक्ति की संख्या कम है, ठीक। तो यही चीज को क्षैतिज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होता है, कम होता है। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब पंक्ति की संख्या यदि m है, पंक्ति की संख्या यदि क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और स्तंभ की संख्या क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक। तो m लेस देन क्या होगा आपका, n होगा। m लेस देन क्या होगा, n होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद दिया हुआ है आपका लंबवत मैट्रिक्स। लंबवत मैट्रिक्स को हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में स्तंभ की संख्या अधिक हो जाएगा और पंक्ति की संख्या कम होगा। अब बोल रहे हो यस सर, ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं, इस टाइप का जो लिखा हुआ रहेगा,
3 4 1 2 5 6, इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। इससे पंक्ति की संख्या अधिक है कि स्तंभ की संख्या अधिक है? पंक्ति की संख्या अधिक है ना। तो जब पंक्ति की संख्या अधिक हो जाएगा, ठीक, और स्तंभ की संख्या कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव बोलेंगे, ठीक ना। मतलब m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? n। तो दोनों चीज समझ में आना चाहिए। जब पंक्ति की संख्या कम और स्तंभ की संख्या अधिक, ठीक, तो क्या कहलाएगा? क्षैतिज, ठीक। और स्तंभ की संख्या कम, पंक्ति की संख्या ज्यादा, तो क्या कहलाएगा?